अध्यक्ष हमारे परमादरणीय कॉमरेड खेतराम जी बेनीवाल, कॉमरेड स्वामी, कॉमरेड राणा जी, मेरे प्रिय साथी कॉमरेड शिवपत, कॉमरेड कानून खौरी, मंच पर बैठे अन्य हमारे वर्ग और जन संगठनों के नेतागण, पार्टी के नेतागण, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुशी की बात है इतने बड़े संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा है और इसमें छात्राएं भी यहाँ पे आए हैं अच्छे तादाद में। साथियों, जब हम आजादी का 75वां साल मनाने जा रहे हैं, हमारे देश में जो आज सत्ता में है, देश में नफरत और सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हुए आज कह रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। कुछ बात यहाँ कहना चाहिए, उनसे कुछ सवाल उठाने का जरूरत भी है। मेरे पूर्व वक्ता यहाँ कहे हैं, उनका चरित्र, उनका जो असली चेहरा है, उसका पर्दाफाश करने का भी जरूरत है। जो 1921 में कांग्रेस का सत्र हुआ, उस कांग्रेस का सत्र में कम्युनिस्ट नेता एमएन रॉय और अवनी मुखर्जी जो एक दस्तावेज बनाते हैं और उसको दो कम्युनिस्ट नेता मौलाना हजरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद एक मांग रखते हैं उस सेशन में, कांग्रेस का सत्र में, कि पूर्ण स्वराज हमारा मांग है। ये समझने का जरूरत है 1921 में अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जो कांग्रेस है, उस समय में 1921 में उनका भी पूर्ण स्वराज का मांग नहीं था। उनका यह था कि डोमिनियन स्टेटस, अंग्रेज साम्राज्यवाद के नीचे रहने का बात उनका था। सबसे पहले कम्युनिस्ट ये बात उठाए 1921 में कि हमें गुलामी हम नहीं मानने वाले हैं, अंग्रेज का गुलाम हम नहीं रहेंगे, हम पूरा आजादी चाहते हैं। 1921 में जो कम्युनिस्ट ये मांग उठाए, कांग्रेस उसके लगभग 10 साल बाद लाहौर सेशन में कांग्रेस का मांग उठता है पूर्ण स्वराज। तो ये आजादी का जो मांग है, सबसे पहले अगर कोई उठाया वो लाल झंडा का पार्टी हमारा उठाया उस मांग को। ये समझने का जरूरत इसलिए है क्योंकि आज देशभक्त होने का जो ढोंग रच रहे, उनका क्या असली चेहरा है, ये भी समझने का जरूरत है। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जो आता है, बीएस मुंजे नाम का एक नेता थे उस टाइम हिंदू महासभा के। 1931 में हम लोग पूर्ण स्वराज आजादी का मांग करने के 10 साल बाद 1931 में बीएस मुंजे जाते हैं इटली में जाके वहां का जो फांसीवादी तानाशाह थे मुसोलिनी, उनसे मिलते हैं, मुसोलिनी से मिलते हैं और कहते हैं कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ निष्ठा के साथ हम रहेंगे। ये उनका चरित्र है। वही बीएस मुंजे लौट आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में एक भोसले मिलिट्री स्कूल का स्थापना करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं आरएसएस का मिलिट्री स्कूल बन रहा है कहीं पे उत्तर प्रदेश में, और अभी अग्निवीर का अग्निपथ का बात भी हो रहा है। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि आपको हम 4 साल के लिए एक ठेका के तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट रूप में 4 साल का आपको सेना में भर्ती करेंगे। उसके बाद क्या होगा? एक भाजपा का नेता कहते हैं कि भाजपा कार्यालयों में चौकीदार का बना के रखेंगे। ये जो सेना में थे, ये असली
साथियों, जो कम्युनिस्ट पार्टी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उस पहले राष्ट्रीय सम्मेलन पार्टी का गठन के 23 साल बाद पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। क्यों 23 साल लगा पहला राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए? लगातार अलग अलग साजिश के नाम पर अलग अलग केस के सहारा लेते हुए पूरा का पूरा नेतृत्व को जेल में कैद रखा था। ये हमारा इतिहास है। जो पहला हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें 138 डेलीगेट प्रतिनिधि भाग लिए थे। 138 लोग। उन 138 लोग जो 23 साल का कम समय में जब से पार्टी बना, उन 23 साल में जब 138 लोग कितना समय जेल में रहे, इसका अगर आंकड़ा लेते हैं, 138 लोग मिलके 414 साल जेल में रहे। 414 साल का जेल का कार्रवाई उसमें उनके खिलाफ हुआ। आप सोचिए, कम से कम एक आदमी कम से कम 4 साल जेल में रहना पड़ा। ये 20-23 साल के अंदर ये हमारा चरित्र रहा। आज देश प्रेम का ढोंग रचने वाले, उनका क्या चरित्र? कब बना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? 1925 में बना। जनता से पूछिए, भारत की जनता से, जो इस देश को सही मायने में प्यार करते हैं, उनसे पूछिए, क्या आप शहीद आजम भगत सिंह का नाम जानते हैं? वो कहेंगे, हाँ हम जानते हैं, हाँ हम उनको मानते हैं। क्या है? क्या आप सुखदेव राजगुरु का बात जानते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? वो कहेंगे, हम जानते हैं, हम मानते हैं। उनसे पूछिए, क्या आप हेडगेवार का नाम जानते हैं? क्या आप हेडगेवार का नाम जानते हैं? क्या ऐसा कोई नाम है हेडगेवार को जो अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा? किसी को याद नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि हेडगेवार नहीं लड़ा अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनका जो बयान के चलते जो उस स्वतंत्रता संग्राम में लोग भाग लिए, उनको जेल हुआ। ये इनका अंग्रेज साम्राज्यवाद के मुखबिरों का काम ये किए। आप सभी जानते हैं, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, किसानों का नेता, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनने वाले, वो 16 साल के उम्र में भारत का झंडा फहराने के लिए उनको जेल हुआ था। ये इतिहास है हमारा। आज ये लोग इसको मिटाना चाहते हैं। टीपू सुल्तान लगातार, हैदर अली और टीपू सुल्तान लगातार अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई किए। उनको और शहादत भी हुआ टीपू का। आज ये कह रहे हैं टीपू का कोई बच्चे नहीं पढ़ेंगे टीपू के बारे में। क्यों? मुसलमान है, तो इसके इनका कोई योगदान जनता नहीं जानना चाहिए, बच्चे नहीं सीखना चाहिए। जो केरल में एक दंगा हुआ अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, उसमें लगभग 400 मुसलमान शहीद हुए। ये आजादी का लड़ाई का हमारा जो सच्चाई है, इसको ये छुपाना चाहते हैं। मैं कुछ महीने पहले अंडमान में जो सेलुलर जेल है वहां गया। अंडमान में सेलुलर जेल, उसमें जो बंद थे 72 लोग मुसलमान साथी थे जो अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। और जो अन्य लोग वहां सेलुलर जेल में थे, 80% से ज्यादा उनके छूटने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने। ये आजादी का लड़ाई में हमारा विरासत है, लाल झंडे का विरासत है। 1920 में जो यहाँ हमारे मजदूर संगठन के नेता बात रखे,
उनका जो पहला संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनता है, लगातार संघर्ष मजदूर वर्ग का। 1920 के दशक के अंत में किसान संगठन शुरू होते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, जो सरहदों में अभी भी लड़ाई लड़े, उस अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में बना। 1936 में अखिल भारतीय छात्र फेडरेशन भी बना और लगातार अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ, सामंतवादी दमन के खिलाफ और अंग्रेज साम्राज्यवाद के पिट्ठुओं के खिलाफ संघर्ष तेज किया। उस विरासत भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान का विरासत को इस लाल झंडा आगे बढ़ा रही है। साथियों, एक प्रश्न और उनसे पूछना है। 1925 में आपका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। 1925 और कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। 1925 के बाद शहादत हुआ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का। 1925 के बाद चंद्रशेखर आजाद का शहादत हुआ, उधम सिंह का शहादत हुआ, मास्टर सूर्य सेन का हुआ और जो बहुत से संघर्ष हुए। एक नाम गिनाइए आप, जो आपका भगवा झंडा, आपका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, एक भी नाम नहीं बता पाएंगे। और आज नया इतिहास रच रहे। क्या पता कुछ साल बाद पड़ेंगे नरेंद्र मोदी भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किए। लिख भी सकते, कुछ भी लिख सकते। ऐसा इतिहास बना रहे, रच रहे। ये है आज सबसे बड़ा जो खतरा हम देख रहे हैं। हमारे जो सही इतिहास है उसको मिटाते हुए एक ऐसा इतिहास रचना चाह रहे जिसमें उनका जो संघ परिवार, आरएसएस का जो सोच है, हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का, उस सोच जो एक सांप्रदायिक सोच है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में उनका फूट डालो राज करो का नीति के तहत रहे, उनके साथ रहे, उन नीतियों को आज लागू कर रहे। आप देखिए पिछले 8 साल का जो गतिविधियां देखिए, क्या हो रहा 8 साल। कहीं पंजाब में सिखों के खिलाफ, कहीं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मुसलमान के खिलाफ, कहीं क्रिश्चियन के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव। साथियों, 8 साल में किसान मजदूर वर्ग, इस देश, एक महान कवि, आंध्र प्रदेश के एक महान कवि अप्पा राव थे, उनका कहना है ये एक देश मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं, मिट्टी है ही, पर मिट्टी के साथ यहाँ का जीवन जगता जो है, यहाँ के जो आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, इनसे बनता है देश। मजदूर से, किसान से, खेत मजदूर से, आदिवासी, दलित से, महिला से बनता है ये देश। ये देश को, हिंदुस्तान को कौन खड़ा किया? भारत का मजदूर, किसान। और उनका क्या हालत है 8 साल में। आजादी जो शहीद आजम भगत सिंह सपना देखते थे, वो आजादी में आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, सबको समानता का बात था। आज ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में क्या हुआ। अदानी और अंबानी, मोदी के जो 2 यार हैं, उनका संपत्ति में वृद्धि हो रहा है। हजारों करोड़, लाखों करोड़ का वृद्धि हो रहा है। सिर्फ 90 या उससे थोड़ा ज्यादा परिवार, उनका पास जो संपत्ति है 55 करोड़ भारत के जनता का जो संपत्ति है, उतना संपत्ति उनका है। आजादी का लड़ाई में एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्या कि हमारे देश का जो जनता है उनको खाद्य सुरक्षा, भुखमरी से आजादी का बात था, भुखमरी से आजादी का बात था। आज जो
भूखमरी और भूख का सबसे ज्यादा रहने वाला एक देश है भारत। 116 देशों में 101 का स्थान पिछले साल आया। पिछले 8 साल में 1 लाख किसान हमारे देश के जो संकट में है, इनके नीतियों के चलते 1 लाख किसान खुदकुशी किए। इससे खतरनाक बात एक है, पिछला 3 साल में जो दिहाड़ी मजदूर का खुदकुशी हुआ, पिछले सिर्फ 3 साल में जब से ये महामारी हुआ, लॉकडाउन हुआ, इन 3 साल में ये हमारे मजदूर वर्ग के साथी भी बार बार दोहराने का जरूरत है। किसान परिवार से, खेत मजदूर परिवार से, हमारे गांव से जो निकल के रोजगार के तलाश में शहरों में गए, उनका हालत मैं बता रहा हूं यहाँ कि 3 साल में 1 लाख से अधिक मजदूर खुदकुशी किए। अंग्रेज साम्राज्यवाद के समय में ये नहीं हुआ। पिछले 60-70 मोदी से पहले वाले जो 60-70 साल थे, उस समय में ये नहीं हुआ। ये 8 साल में ये क्या आप कर लिए? आप तो वादा कर रहे थे अच्छे दिन का, आप तो वादा कर रहे थे सबका साथ सबका विकास का। कहां आया अच्छा दिन? लोग का हालत, आप कह रहे थे कि किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, आज किसान का आमदनी दुगना क्या, किसान भीख मांगने का स्थिति में पहुंच रहे। जमीन खो बैठ रहे, जिनका पास जमीन है वो कहीं बटाईदार, कभी खेत मजदूर और कभी शहरी इलाकों में असंगठित क्षेत्र में मजदूर का रूप में काम करना पड़ रहा। ये स्थिति है। बहुत हो गया महिला पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, ये उनका वादा था, नारा था, महिला के ऊपर क्या हो रहा है हाथरस जानते हैं आप, कश्मीर में देखे हैं, हर जगह पे महिला पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे भी कल ही कोई साथी बता रहे थे, डूंगरपुर में एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया। कहाँ महिला पर अत्याचार हो रहे, उससे रक्षा कहाँ? ये स्थिति है। इस स्थिति के खिलाफ हम लोग लड़ने का जरूरत है। हम लोग को याद रखने का जरूरत है कि जब महामारी का लहर चला, लॉकडाउन का घोषणा किए बिना कोई हमारे गरीब किसान मजदूर के लिए कुछ भी किए बिना ये लॉकडाउन का घोषणा करते, उस पलायन में 1000 से ज्यादा लोग मरे, सरकार सामने नहीं आया। भारत का विभाजन के बाद सबसे बड़ा पलायन, लाखों लोग पलायन किए। ऐसे एक मौका में कोई भी हो, जितना भी बड़ा तानाशाह है, हम उम्मीद करते हैं थोड़ा कम से कम उनका दिल को छुएगा, थोड़ा कम से कम फोन के लिए सही कुछ करेगा। ये जो तानाशाह है ऐसा नहीं है, ये कुछ इन गरीबों के लिए नहीं किया। गंगा में जो एक कवयित्री, गुजरात के मोदी के गांव के कवयित्री जो कविता लिखे, शववाहिनी गंगा, शववाहिनी गंगा, गंगा में लाशें बहने वाला एक स्थिति देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये स्थिति पैदा किए नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ। देश की जनता, किसान मजदूर वर्ग को लॉकडाउन में रखते हुए 2020 जून में 3 काले कानून, किसान विरोधी कानून ले आए। क्या कह रही थी ये मंडी भाई, ऐसे जो मंडियां हैं, सरकार के नियंत्रण में जो कृषि उपज मंडियां हैं, उसको खत्म करने का एक कानून। क्या कहे, अदानी और अंबानी आपको बेहतर दाम देंगे, आप मंडी में ले जाने का जरूरत नहीं। अदानी और अंबानी के जो कंपनी जो है वो आपके घरों तक, आपके खेत में आके आपका फसल बेहतर दाम में खरीद करेगी। ये कहीं हुआ है? अंग्रेज साम्राज्यवाद के समय में प्लांटर राज होता था, कंपनी राज कहलाता था। आज इन 2 कंपनियों का राज इस देश में कायम करना चाहते हैं। दूसरा एक
कानून जो अवश्य वस्तु कानून में बदलाव, अवश्य वस्तु कानून 1950 के दशक में 55 में शायद ले आया था। क्यों ले आया था? जो जमाखोरी और कालाबाजारी से जनता का रक्षा करने के लिए ले आया था। आज ये कह रहे हैं धान, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज जितना चाहे जमाखोरी कर सकते हैं ये बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां। ये दूसरा कानून था। तीसरा कानून था कॉर्पोरेट ठेका खेती का, जो कंपनी राज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान आया था, उसी तरीके का कंपनी राज लागू करने। इसका हम विरोध किए, व्यापक एकता कायम किए। 500 साढ़े 500 से अधिक किसान संगठनों का एकता। उसके साथ साथ इसी लॉकडाउन काल में बिना कोई चर्चा के गैर जनवादी तरीके से मजदूर वर्ग के हकों को छीने का एक 4 लेबर कोड ले आए। 4 लेबर कोड 1980 के 1880 के दशक में कुर्बानी देके शहादत देते हुए हासिल किया एक हक है कि 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, 8 घंटा और कार्य के लिए, और वेतन में कोई कमी नहीं। ये लॉकडाउन काल में मोदी सरकार का निर्णय आता है 12 घंटा काम करना पड़ेगा। आप संगठित नहीं हो सकते, यूनियन नहीं बना सकते, कंपनी जब चाहे आपको बाहर कर सकते। साथियों, इसके खिलाफ मजदूर और किसान एकजुटता के साथ आंदोलन किया। नवंबर 26 को देश भर में ग्रामीण भारत हड़ताल का जो किसान संगठन, खेत मजदूर संगठन निर्णय लेते हैं, वही केंद्रीय मजदूर संगठन उनका हड़ताल का जो पूरा देश भर में हड़ताल का कॉल आता है। नवंबर 26 को दिल्ली चलो का भी संयुक्त किसान मोर्चा का बुलावे पर जनता, लाखों लोग दिल्ली की ओर आए। आपको याद रहना चाहिए, इन यादों को लगातार ताजा करने का जरूरत है कि कैसे दरिंदे हमारे देश में आज सत्ता में है। लाखों किसान, उनके परिवार के साथ बुजुर्ग, बच्चे, महिला सभी जब दिल्ली की ओर शांतिपूर्वक तरीके से आए, बड़े जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए, जो नेशनल हाईवे में बड़े गड्ढे खोदते हुए, बैरिकेड लगाते हुए, आंसू गैस चलाते, लोगों को गिरफ्तार करते हुए उसका दमन करने का कोशिश किया, उसको खत्म करने का कोशिश। उस सब को दरकिनार करते हुए हमारे बहादुर किसान मजदूर दिल्ली के सरहदों पर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, पलवल, शाहजहांपुर और मेवात में 6 जगह लाखों लोग एक साल से ज्यादा बैठे। देश का प्रधानमंत्री, क्या हम लोग उम्मीद करना चाहिए जो इस प्रधानमंत्री को चुन के वहां भेजे, वो जनता कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 मिनट किसान का बात मान ले, 2 मिनट उनका बात सुने और एक सुलह करने का कोशिश करे। ये प्रधानमंत्री हमारे देश के किसान, जिसको देश में अन्नदाता माना जाता है, एक समय आजादी के बाद ऐसा था कि भारत में बाहर से अगर जहाज में अनाज आता तो यहाँ के लोग भूखे नहीं रहते, इतना भूखमरी का हालत था। उससे उभरने में आप लोग का योगदान है। वो इन इलाकों में से पंजाब, हरियाणा, आंध्र, केरल, अलग अलग जगहों पे जो धान का उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुआ, उससे हमारे यहाँ पे एक खाद्य सुरक्षा का हम कायम कर पाए, वो अभी खत्म कर रहे हैं। और जो उसके लिए जिम्मेदार थे खाद्य सुरक्षा के लिए, अन्नदाता माना जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री संसद में उठ खड़े होके बिना कोई शर्म के वो कहते हैं कि ये परजीवी है।
अब परजीवी है। हमारे वहां सर्वोदय पर एक पोस्टर होता था, किसान नहीं है तो खाना नहीं। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राजा हो, जितना भी बड़ा तानाशाह हो, वो हवा और मिट्टी खा के जिंदा नहीं रह सकता। अनाज खाना पड़ता है, किसान बिना वो खुद भी जिंदा नहीं रह सकते। जो 1 साल तक गया आंदोलन, तो उसमें कभी कहा खालिस्तानी एजेंट, कभी बोला चीन का एजेंट, कभी बोला पाकिस्तान का एजेंट, उग्रवादी। ये सभी के साथ साथ कॉर्पोरेट मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो भी ये कहानी, इनके झूठे मनगढ़ंत कहानी फैलाने में लगे। साथियों, किसान कहे वो समझ गए, देश के किसान, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हो सकते हैं अनपढ़ है, पर वो जो हमारे साधारण किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, वो समझ गए कि ये जो कानून है, जो लॉकडाउन में ले आया, जब हम भूख से तरस रहे, तब जब हमारा जो आमदनी खो बैठे हैं, तब ये जो कानून ले आया, ये हमारे हमदर्दी नहीं के लिए नहीं है, हमारे साथ हमदर्द नहीं है। ये अदानी और अंबानी के यार है, ये समझ में आ गया। और किसान कहे चाहे जो हो, 1 इंच पीछे हम नहीं हटेंगे। हम जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 750 के आसपास किसान उस आंदोलन में शहादत दिए। हमारे आजादी का लड़ाई में जो शहादत हुआ, उसके बाद इतने बड़े संख्या में एक आंदोलन, एक शांतिपूर्वक आंदोलन में इतने बड़े संख्या में, क्या भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में कहीं पे भी इतना बड़ा संख्या में शहादत नहीं हुआ। एक अमेरिकी लेखक है प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, वो लिखते हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है, किसान और मजदूर का एकजुट आंदोलन है, वो सिर्फ भारत के लिए मिसाल नहीं है। दुनिया भर में जो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे, जो नव उदारवादी नीतियां, कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ रहे, जो मजदूर किसान संघर्ष के पथ पर है, जो फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, जो देश में दरार पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उन सभी के सामने भारत के किसान और मजदूर के एकजुट आंदोलन आशा का किरण है। ये इनका बात है, नोम चॉम्स्की का बात। आप लोग के बारे में इतिहास आप लोग रचे हैं एकजुट आंदोलन के चलते। आज साथियों, इस आंदोलन के दौरान उसको कुचलने का और भी कोशिश थे। एक तो करनाल में लाठीचार्ज में सुशील काजोल मारा गया, हमारे किसान भाई। सुशील काजोल जब लाठीचार्ज से मारे गए, इस सरकार का सोच था कि किसान अभी डर के पीछे हटेंगे। तो क्या हुआ, एक ही रात में लाखों लोग करनाल का सेक्रेटरीट में आ गए। हम कहे सुशील काजोल के सर पर जो लाठी पड़ा, जिससे उनका शहादत हुआ, वो उसी तरीके से है जैसे ब्रिटिश हुकूमत में लाला लाजपत राय के सर पर साइमन गो बैक का जो नारा उठाते हुए संघर्ष के पथ पर चले थे, उनका सर पर लाठी बरसा के लाला लाजपत राय मारे गए थे। लाला लाजपत राय मरने से पहले एक बहुत ही अहम बात कहे, मेरे सर पर जो लाठी पड़ा, ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत का ताबूत जो है, उस ताबूत में अंतिम कील है। और वो सही साबित हुआ। उसके 20-25 साल के अंदर, 25-27 साल के अंदर, या उससे कम शायद, ये तो लगभग 20 साल के अंदर देश को आजादी मिल गया। हम कहे सुशील काजोल के सर पर जो लाठी पड़ा, इस मोदी सरकार का जो किसान विरोधी काले कानून है, उन काले कानून का ताबूत पर अंतिम कील है, और वो सही साबित हुआ। साथियों, लखीमपुर खेरी में एक केंद्रीय मंत्री का पुत्र जो है,
गाड़ी से रौंदते हुए 5 किसान और एक पत्रकर्ता को वहां मार दिए। हम गए, उसमें एक किसान साथी थे तेजिंदर सिंह विर्क जो हमसे कंधा से कंधा मिला के इस संघर्ष में साथ थे, वो भी इन गाड़ी से कुचल उनको मारने का साजिश था। उनसे जब हम मिलने गए, वो बोले जब ये घटना हुआ 12 घंटा तक उनको कोई चिकित्सा नहीं दिया, उनको लखीमपुर खेरी से फिर रामपुर ले आना पड़ा, फिर दिल्ली ले आना पड़ा। वो एक प्रश्न हमसे पूछे, हमारे साथ हमारे नेता आनंद मोल्ला जी जो 8 बार सांसद थे, उनसे वो पूछा, आपका इतना बड़ा तजुर्बा है, कहीं देखे हैं आप एक सत्ताधारी दल के मंत्री का लड़का अपना गाड़ी में रोंदते हुए किसान को मार दिया जाता, कुचल देता है? ऐसा कभी देखा है? ऐसा कहीं नहीं है। मंदसौर का मुद्दा था, मंदसौर मध्य प्रदेश में। मंदसौर में किसान वो संघर्ष के पथ पर आए, गोली बरसाए भाजपा का सरकार, 6 लोग वहां मारे गए। तुरंत हम लोग वहां गए, आनंद मोल्ला जी थे, कॉमरेड अमराराम थे हमारे नेता, और हम लोग गए मंदसौर में। ये जो किसान थे वो कोई लाल झंडे के तले लामबद्ध नहीं था, उनके घरों में तब भी भाजपा का झंडा था, संघ गिरोह के साथी थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, पर उनका क्या गलती था? उनका फसल के लिए सही दाम मांगे, जायज मांग है। उनका फसल है लहसुन का खेती के लिए उत्पादन का खर्च 1 किलो किसान कहते हैं 33 से 35 रुपया, वहां का सरकार कहती है 27 रुपया, भाजपा सरकार कहती है 27 रुपया। हम सरकार का बात भी माने तो वहां के किसान को नीमच का जो होलसेल मार्केट है वहां उस दिन 1 रुपया मिल रहा था। 27 रुपया सरकार कहती है उत्पादन का खर्च, किसान कहते हैं 35 से 35, और किसान का फसल को 1 रुपया मिल रहा है। ये बड़े पूंजीपति खरीदार है। उसी दिन नीमच से हम फोन से बात किए, बैंगलोर में अंबानी का रिलायंस फ्रेश में क्या दाम है? 147 रुपया 1 किलो का दाम है। साथियों, ये इस तरीका का कॉर्पोरेट लूट का एक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू कर रही सरकार, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, एकजुट आंदोलन, किसान और मजदूर और देश का सभी, वो जन आंदोलन के रूप में उभर के आया। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, पूरा राजनीतिक शास्त्र में उनका डिग्री है बोलते हैं। पूरा दुनिया में और कोई भी शख्स नहीं है जिनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री है। क्यों? कहीं पे ऐसा डिग्री है ही नहीं, पर चलो मान लेते इनका पॉलिटिकल साइंस का जानकारी है। राजनीतिक शास्त्र का जानकारी मानने वाले इस प्रधानमंत्री को इतना इस छोटा सा बात उनको समझ उनका सर में नहीं घुसा कि जब किसान और मजदूर एकजुट हो जाते हैं, कोई सत्ता जितना भी बड़ा तानाशाह हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, या चाहे नरेंद्र मोदी हो, और अब हमारे बगल वाले देश में जो श्रीलंका में राजपक्षे के साथ जो हो रहा है, मजदूर किसान एकजुट हो, कोई तानाशाह उसके साथ नहीं। हार उनका सुनिश्चित है, तो नवंबर 19 को घुटना टेकते हुए देश के सामने क्षमा मांगते हुए ये तीनों कानून वापस हो। ये हमारी जीत है साथियों। ऐसा माहौल देश में आजादी के बाद हुआ कि किसान का बैलगाड़ी, किसान का हल, किसान का ट्रैक्टर अगर दिख जाती है, देश में आज सत्ताधारी दल जो 56 इंच के कहते हैं, जो अपने आप को आयरन मैन कहते हैं, वो आज थर-थर कांपने लग रहे हैं, डर से कांपने लगे हैं। इस आंदोलन में किसान, हमारे देश के साधारण किसान, हमारे शत्रु, हमारे जो वर्ग शत्रु है,
उनके दिलों में डर का बीज बोते हुए जीत हासिल की है, वो लंबे दिनों तक इसको याद रखे तो उनके लिए ठीक रहेगा। ये जो ढोंग आज रख रहे हैं देश में नफरत और सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हुए, उसको आम जनता समझती है क्यों ये ढोंग रच रहे, क्या मकसद है। इस दौर में जब आपका महंगाई है, आपके फसल को सही दाम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, 2 करोड़ रोजगार का हर साल वादा किए थे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और जो अग्निपथ का बात कर रहे हैं, 3500, मात्र 3500 जो पद के लिए लाखों लोग उसमें उम्मीदवार वहां पहुंचे, ये देश का हालत है। उसके खिलाफ एकजुट संघर्ष ही हमारे सामने रास्ता है। हमारे सामने केरल का एक वैकल्पिक सरकार है, वाम जनवादी मोर्चे का। मैं उनके बारे में 1-2 मिसाल बताते हुए अपना बात खत्म करूंगा, क्योंकि इस संघर्ष को मजदूर किसान का एकता, महिला, छात्र, नौजवान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों का एकजुटता के साथ एक वैकल्पिक नीतियों के इर्द गिर्द हम लोग इस एकता को, इस आंदोलन को आगे ले जाना पड़ेगा। कल हमारे साथ जो अग्निपथ के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, उसमें जो जवान है, सेवानिवृत्त जवान है, वो भी शामिल हो रहे हैं। सिर्फ युवा संगठन, किसान संगठन नहीं, जवानों का संगठन भी हमारे साथ। कभी हुआ है ये, पहले कभी हुआ है, ये क्यों हो रहा है? सब समझ रहे हैं कि इस देश को पीछे ढकेल रहे हैं, फिर से गुलामी जैसा माहौल बना। तो वैकल्पिक नीति क्या होगा? केरल में देखिए शिक्षा नीति, केरल में जो सरकारी स्कूल है उसमें आजकल जो प्राइवेट स्कूल, निजी क्षेत्र में जो स्कूल है, उससे बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में ले जा रहे हैं। माता पिता अदालत में जा रहे हैं कि हमको सरकारी स्कूल में सीट नहीं मिल रहा है। यहाँ का हालत क्या हो रहा है? यहाँ कांग्रेस का सरकार है, स्कूल बंद कर रहे हैं, टीचरों का नियुक्ति नहीं हो रहा है। ये स्थिति यहाँ लगभग 60 लाख लोगों को सामाजिक कल्याण क्षेम निधि है, वहां पे लगभग 1600 रुपया उनके घरों में पहुंचा। और जब से ये लॉकडाउन हुआ, 90 लाख परिवारों को एक फूड किट दिया। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यूपी चुनाव में बहुत प्रचार था, 5 किलो चावल मुफ्त में मोदी जी दिया, इसलिए वोट डालो। वहां सिर्फ चावल नहीं साथियों, 90 लाख परिवार को चावल, उसके साथ 1 किलो चीनी, 2 किस्म के तेल, 3 किस्म के दाल, मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, चाय पत्ती, सूजी, रवा, ये सभी वहां दिया। साबुन, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन अभी भी दिया जा रहा है। ऐसा एक सरकार वहां। स्वास्थ्य की सेवा है पूरा दुनिया में जानकार। और मेरे प्रिय किसान भाई और बहनों के लिए मैं बताऊंगा, मोदी अभी चुनाव के पहले 2019 में 6000 रुपया प्रधानमंत्री फसल किसान सम्मान निधि घोषणा किए। वो बटाईदार को नहीं मिलता, लाखों बटाईदार, सिर्फ आंध्र प्रदेश में 33 लाख बटाईदार है, उनको 1 पैसा नहीं मिलता, उनको सब्सिडी नहीं। केरल में मैं जिस ग्राम पंचायत, एक छोटा सा पंचायत, ग्राम पंचायत है, वहां का ग्राम पंचायत धान का खेती के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 27,000 से 30,000 रुपया सब्सिडी देता। धान का खरीद होती है 2820 में। अब सोचिए आप, यहाँ का सरकार, केंद्र का सरकार 1960 था, अभी 2030 का घोषणा हुआ है। सिर्फ कागज पर खरीद सिर्फ थोड़ा बहुत पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, केरल में 2830 में। और जो 16 ऐसे सब्जियां हैं, उन 16 सब्जियों को एक बेस दाम निर्णय कर दिया, उससे कम नहीं बेचा जा सकता। जो लहसुन शिवराज पाटिल का, शिवराज चौहान का
मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार में 1 रुपया किसान को मिल रहा है। केरल में 1 किलो लहसुन का बेस दाम है 127 रुपया। 16 सब्जियों के लिए दिया। क्यों? केरल भी भारत का हिस्सा है। क्यों केरल में एक वैकल्पिक नीति लागू हो पा रहा है? क्यों संघ परिवार पूरा आरएसएस और भाजपा उसके खिलाफ हमला कर रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पहले बोले एक राज्य में केरल में वामपंथी है और बहुत खतरनाक है। क्यों? उनका जो असली साजिश है, हमारा जो आजादी, हमारा जो संविधान जनवाद को खत्म करते हुए जो हिंदुत्व के नाम पर एक सांप्रदायिक राष्ट्र बनाने का, उसके खिलाफ मजबूत किला के तरीके से केरल का पार्टी खड़ा है। साथियों, उस विकल्प को हम लोग एकजुट होके हमारे हकों की लड़ाई को तेज करने के लिए जरूरी है। और जैसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन में हमारा जीत हुआ, वैसे ही 2024 में फिर जनता की जीत होगी। इस देश की संविधान का जीत होगा, जनवाद का जीत होगा। ये तानाशाह अमित शाह, नरेंद्र मोदी का जो सत्ता है, इसको सत्ता से इनको बाहर जाने में मजबूर करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी को, जो संघर्ष का जमीन है गंगानगर, इस जमीन को सलाम करते हुए, आपको सलाम करते हुए, हमारे जो नेता है, जो इतने जुझारू आंदोलन का नेतृत्वकारी साथी है, उनको सलाम करते हुए मैं फिर से एक बार शहादतों का जो शहीद है हमारे देश में आजादी के लड़ाई में, जो किसान आंदोलन के लड़ाई में, उनको सलाम करते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान